बीते दिनों नारायणपुर के अबुझमाड़ में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता बसव राजू मारा गया और अब उसके बाद आज बस्तर में दिन भर में बहुत कुछ घटा है। और क्या घटा है ये सब बताने के लिए हमारे साथ बस्तर से संजय भैया जुड़ गए हैं। संजय भैया बताइए, आज दिन भर में क्या बड़ी गतिविधियां हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण था आज बस्तर का दिन, क्योंकि देखिए पहले नक्सलियों का पर्चा आया। नक्सलियों के दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक पर्चा जारी किया और उसमें इस बात को स्वीकार किया कि बसव राजू सहित उनके कुल 28 लोग मारे गए। पुलिस को जी 2700 मिले थे, लेकिन मारे गए नक्सलियों की संख्या 28 है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही नारायणपुर के हमारे रिपोर्टर नावेंद्र ने एक खबर भेजी कि बसव राजू और उनके 7 साथियों के शवों का अंतिम संस्कार पुलिस ने ही कर दिया है नारायणपुर में। ये जी जैसी खबर सामने आई, सोशल मीडिया में आग लग गई है। लगातार लोग इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो आज सौरभ इन दोनों ही घटनाओं पे बात करेंगे। इसके अलावा देखिए अभी हम ये बात कर रहे हैं, तभी बिल्कुल पुलिस द्वारा, बस्तर पुलिस द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जी इस बात को स्वीकार किया गया है कि बसव राजू की के शव को आखिर क्यों पुलिस ने ही आग के हवाले कर दिया। तो आज इस सारी मुद्दों पे बात करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले मेन जो पॉइंट है ये है कि आज जो पत्र आया नक्सलियों के द्वारा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से मुद्दों पे बात किया गया है या उन्होंने क्या लिखकर बताया है? देखिए विकल्प जो कि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी, बस्तर में नक्सलियों ने कोई स्टेट कमेटी नहीं बनाई है। नक्सली यहाँ पर दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के नाम पर ही काम करते हैं और ये देश में नक्सलियों की सबसे मजबूत कमेटी है। सबसे बड़े हमले भी इसी ने किए हैं। इसके प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। हर नक्सली घटना के बाद नक्सली इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, जिसमें विकल्प ने कहा है, मैं कुछ इसको पॉइंट बता देता हूँ। ये लगभग 5 पन्ने की विज्ञप्ति है, जी जिसमें नक्सलियों ने कहा है कि हमारे इस मुठभेड़ में 28 साथी मारे गए। पुलिस को 2700 मिले थे, जिसमें बसव राजू का 100 भी शामिल था। नक्सलियों ने कहा है कि 100 वहीं जंगल में था, जिसे बाद में नक्सल संगठन ने बरामद किया। तो मारे गए नक्सलियों की संख्या अब हो गई है 28। 28। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, सौरभ आपको याद होगा जिस दिन बसव राजू के 100 को पुलिस ने पुलिस लाइन में बीजापुर के मीडिया के सामने पेश किया था, हमने एक चर्चा की थी। यूट्यूब पे उस चर्चा को लगभग 1 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने देखा है। उस जी चर्चा में हमने जिन बातों का जिक्र किया था, आज जब मैं उस पर्चे को पढ़ रहा हूँ नक्सलियों के, तो बिल्कुल उन्हीं बातों का जिक्र हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि हमने इस बात को कहा था कि बसव राजू की सुरक्षा में नक्सलियों ने पूरी की पूरी कंपनी को तैनात किया था, जिसका नाम था जी कंपनी नंबर 7। जी इसमें लगभग पहले 60 नक्सली होते थे, जिसे कम कर दिया गया था। नक्सलियों ने इस बात को स्वीकार किया है। नक्सलियों ने कहा है कि हमने बसवराजू की सुरक्षा को कम किया था। अब उसकी सुरक्षा में लगभग 35 लोग तैनात थे, जिसमें से 28 लोग उस एनकाउंटर के दौरान जब पुलिस ने उन्हें घेरा, वो लोग मारे गए। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि कैसे बसवराजू तक पहुंचे, उसका भी जिक्र किया है यहाँ पे नक्सलियों ने जी कि उनके जी कुछ साथियों ने बीते दिनों में समर्पण किया है। जो समर्पण किया है नक्सलियों ने, वही नक्सली अब फोर्स के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए जो रमेश हिमला एक जवान है, मैं उनका नाम एक बार पढ़ लेता हूँ, जिनकी शहादत हुई थी आईडी पढ़ने से। उसके जी बारे में भी नक्सलियों ने जिक्र किया है। नक्सलियों ने कहा है कि रमेश हिमला पहले नक्सलियों के एलओएस कमांडर थे। इसके बाद जी देखिए यहाँ उन्होंने अपने 5वें पैराग्राफ में लिखा है कि जब पुलिस फोर्स वापस लौट रही थी, इस दौरान इंद्रावती नदी के किनारे एक आईडी विस्फोट होता है, जिसमें जवान रमेश हिमला शहीद हो जाते हैं। रमेश हिमला कुछ साल पहले तक नक्सलियों के एलओएस कमांडर थे। सोचिए, जिस जवान की गोली से बसव राजू मारा गया, उस नक्सली को तैयार बसव राजू ने ही किया था, वो उनका एलओएस कमांडर। इसके अलावा कुछ और पॉइंट आप पूछिए, मैं उसके बारे में जानकारी जो देता हूँ। हमने जो हमने बात की थी संजय भैया कि उसका इनपुट कैसे मिला कि बसव राजू वहां पर है और कैसे वहां तक पहुंचा गया, उस पे जो आपने बताया था कि वो आत्मसमर्पित नक्सली ही है और उसी के इनपुट से वहां तक पहुंचे, तो ये हमारी जो जानकारी थी वो आज पुख्ता होती है इस लेटर के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए इसमें नक्सलियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस दौरान मतलब बीते कुछ महीनों में इनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कैडर्स ने समर्पण किया है और इसमें इनके सीआरसी मेंबर्स भी हैं।
ये वो नक्सली थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बसव राजू की सुरक्षा की। वो नक्सली अब कहाँ चले गए? वो चले गए फोर्स के पास। उन्होंने कहा कि हम नक्सल विचारधारा से ग्रस्त हो गए हैं, हमें अब आपको सरकार के हमको साथ आना है। और वो लोग सरकार के साथ और फोर्स के साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो उन लोगों को इस बारे में बिल्कुल पक्की जानकारी थी कि बसवराजू कहाँ मौजूद है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसके साथ किस तरह के लोग रहते हैं, उसकी सुरक्षा कहाँ होती है। और इस बात का देखिए नक्सलियों ने जिक्र किया है, विकल्प ने क्या लिखा है? विकल्प ने लिखा है कि इससे पहले भी मार्च में फोर्स बसवराजू को घेर चुकी थी, यानी कि फोर्स उस तक पहुंची थी, लेकिन उस वक्त बसवराजू बच गया था। इस बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, फोर्स ने उसे घेरा और उसे ढेर भी किया। लेकिन इसमें एक चीज का जिक्र उन्होंने और किया है कि उन लोगों ने बार बार कहा अपने दादा से, बसवराजू से, कि आप निकल जाइए, लेकिन वो निकलने के लिए वहां से तैयार नहीं हुए। इसका मतलब साफ है कि उनके पास पूरा मौका था कि वहां से भाग सकते थे, निकल सकते थे, लेकिन बावजूद उसके वो वहीं पर रुके रहे और अंतिम में मुठभेड़ में मारे गए। देखिए इसमें 2 पॉइंट है। पहला ये कि नक्सलियों ने इसे हीरोइज्म की तरह बताया है कि बसवराजू एक बहुत बड़ा हीरो था, बसवराजू को ये पता था कि फोर्स उस तक पहुंचेगी, उसके बाद भी वो वहां से भागा नहीं। दूसरी ओर नक्सली हमेशा इतने बड़े नेताओं की मौत के बाद एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमारे लोग क्रांति कर रहे हैं और उस क्रांति के लिए हमने शहादत दी है। यही वजह है कि नक्सलियों ने बताने की कोशिश की है कि बसवराजू के बारे में जानकारी थी कि फोर्स उस तक पहुंचेगी, उसके बाद भी बसवराजू वहां टिका रहा और नक्सलियों ने इस बात को बहुत हाईलाइटेड करके लिखा है। अगर वो पर्चा बाद में हम दिखा पाए, हालांकि मैं जी। कोशिश करता हूँ कि नक्सलियों के पर्चों को ना दिखाया जाए, क्योंकि इसमें उनके बहुत सारे प्रोपेगेंडा होते हैं। बट उसने क्या लिखा है, मेरे बारे में आप लोग चिंता नहीं करना, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ। युवा नेतृत्व का सुरक्षा पर आप लोग ध्यान देना है। शहादतों से आंदोलन कमजोर नहीं होते, शहादतें बेकार नहीं होती। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में शहादतें क्रांतिकारी आंदोलन को ताकत देती है। अभी मुझे विश्वास है इन शहादतों के प्रेरणा से क्रांतिकारी दुष्ट योजना साकार नहीं होंगे। अब समझिए, हुआ ये था कि बसवराजू की उम्र थी लगभग 70-72 साल। बसवराजू ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया इस पर्चे में, जो विकल्प ने लिखा है कि 2 से 3 साल ही वो और इस संगठन को चला सकता था। यानी कि बसवराजू की अब सारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस संगठन को आगे बढ़ा पाए। हमारे पास भी यही इनपुट था और फोर्स के पास भी यही इनपुट है कि बसवराजू को अब चलने-फिरने में भी दिक्कत होने लगी थी। लगातार जंगलों में रहने की वजह से उसके घुटने खराब हो गए थे। उसे अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तो इसके लिए लगभग 3 से 4 नक्सली लगते थे, जो उसे उठा के ले जाते थे। यही वजह है कि बसवराजू जंगल से निकल नहीं पाया और फोर्स की गोलियों का शिकार हुआ। लेकिन अब इसे नक्सली इसे हीरोइज्म के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक पॉइंट हम और भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से माड़ के क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो बसवराजू के निकलने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि बसवराजू बड़ा नेता था, इसकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी टीम तैनात होती थी। बसवराजू जब भी मूव करता था, क्योंकि देखिए मैंने एक गोपी दादा हैं, जो बहुत बड़े नक्सली कमांडर थे, मैंने उनसे बहुत लंबी बातचीत की थी, मेरे अच्छे मित्र हैं वो। अब वो पुलिस के साथ काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि बसवराजू या कोई भी महासचिव अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल जारी होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कोई सीएम जा रहा है या पीएम जा रहा है तो प्रोटोकॉल जारी होगा, वैसा एक प्रोटोकॉल जारी होता है। उसके साथ जो कंपनी नंबर 7 होती है वो तो रहेगी ही। उस एरिया का जो भी डिविजनल कमेटी होगी, वो एक्टिव हो जाती थी और लगभग 30 से 40 नक्सली इस बात पे घेरा बनाकर आगे चलते थे कि कहीं फोर्स इसे घेर ना ले। ऐसे में बसवराजू जब लगातार फोर्स द्वारा ड्रोन से, यूएवी से और खास तौर पे ह्यूमन इंटर के द्वारा नजर रखी जा रही है, तो ऐसे में बसवराजू के लिए संभव नहीं था कि वो बिना पुलिस की नजर में आए, एक जगह से दूसरी जगह निकल पाए। यही वजह है कि माड़ उसके लिए सुरक्षित स्थान था, जिस जगह पे वो छुपा हुआ था। देखिए फोर्स ने, नक्सलियों ने स्वीकार किया इस बात को कि फोर्स वहां 3 दिनों से लगातार ऑपरेशन कर रही थी। जी। जहां बसवराजू बैठा था उसके बगल में फोर्स मौजूद थी। आपने भी इस बात का अपने वीडियो में जिक्र किया, आपने भी कुछ जवानों से जी। बात की तो इस बारे में जिक्र किया आपने कि फोर्स 1 किलोमीटर की दूरी पे ही बैठी थी, डेरा डालकर, लेकिन उसे पता नहीं था कि बसवराजू बगल में है। इतना घना जंगल है, खास करके वो बांस की झुरमुट का जंगल है, जहां जी। रोशनी भी नहीं आती है। ऐसी जगह पे बसवराजू था, वो उसके लिए सुरक्षित जगह थी। उसे इस बात का विश्वास था कि फोर्स यहाँ नहीं आ पाएगी।
या अगर आ भी गई तो उस जंगल में, उस पहाड़ी इलाके में वो खो जाएगी। लेकिन ऐसा जी। नहीं हुआ, फोर्स का सामना हुआ। नक्सलियों ने लिखा है कि 5 बार पहले मुठभेड़ हुई, 5 बार में नक्सलियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 6वीं मुठभेड़ जो थी उसमें नक्सली घिर गए और उसके बाद नक्सली मारे गए। हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे कि ये ऐतिहासिक सफलता है, और ऐतिहासिक सफलता इसलिए क्योंकि बसवराजू मारा गया, और आज इस पत्र में माओवादियों ने खुद ही स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ी सफलता है, और सफलता इसलिए ही बहुत बड़ी है क्योंकि 35 की टीम में से 28 माओवादी मारे गए हैं। तो ऐसे में इस सारे ऑपरेशन को आप क्या बोलते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि इस क्षति की भरपाई करना नक्सल संगठन के लिए संभव नहीं होगा। इतना सीनियर कैडर नक्सलियों के पास और कोई नहीं है, तकनीकी तौर पे भी इतना अधिक जानकार कैडर नक्सलियों के पास नहीं है। दूसरी ओर नक्सल संगठन के ऊपर, क्योंकि देखिए एक ऐसा संगठन है जो अंडरग्राउंड काम करता है, ऐसे में यहाँ व्यक्तियों का प्रभाव, क्योंकि कोई सेटअप तो है नहीं, सरकारी व्यवस्था नहीं है कि एक आईएएस प्रमुख सचिव बनेगा तो फिर दूसरा आईएएस तैयार रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो ऐसा है कि आपका प्रभाव कितना है। बसवराजू का प्रभाव इतना था कि उसकी मर्जी के बिना नक्सल संगठन में कुछ भी नहीं होता था। नक्सलियों ने देखिए इस बात का भी जिक्र किया है, नक्सलियों ने कहा है कि हमने जो बात कही थी शांति वार्ता की, वो बसवराजू की इच्छा थी, बसवराजू की मर्जी पर ही हमने शांति वार्ता की बात कही थी। नक्सलियों ने एक बार फिर से अपना प्रोपेगेंडा यहाँ रचा है। नक्सलियों ने कहा है कि हम तो हथियार डाल के बैठ गए थे, क्योंकि हमने बोला था कि हमने शांति वार्ता कर दी, युद्ध विराम कर दिया है, जी। फोर्स लाके हमको मार दिया। अगर आप हथियार डाल के बैठे थे तो इतने हथियार कैसे मिल गए फोर्स को? जी। यानी कि आप और हथियार अपने पास रखकर बैठा था आप। और एक बात जी। ये भी है संजय भैया, जिसके बारे में हम कल जिक्र कर रहे थे कि जब झीरम का हमला हुआ था तो वो लोग लगातार ऐसी दरिंदगी दिखाए थे, महेंद्र कर्मा को मारने के बाद उनके तरफ चारों तरफ नाचे थे, और जिस समय सरकार नहीं चाहती थी कि आप गांव वालों को मारो, फोर्स को मारो, उस समय वो लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहे थे, निर्दोषों की जान ले रहे थे, और आज वही लोग शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। देखिए, आज जब बसवराजू सहित मैं देखता हूँ कि देखिए पिछले 18 महीनों में क्या हुआ। 11 स्टेट कमिटी मेंबर या दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी मेंबर जो है वो मारे गए हैं, जो नक्सली संगठन में तीसरे नंबर का पायदान है। जी। इसके अलावा 2 मारे गए कौन? सेंट्रल कमिटी मेंबर। और बसवराजू जो सबसे बड़ा था, इससे बड़ा तो खैर कोई हो ही नहीं सकता, वो भी मारा गया। यानी नक्सलियों की इस बारे में जानकारी थी कि फोर्स अब उन तक पहुंच रही है, उनके बड़े कैडर्स भी अब सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि नक्सली संगठन लगातार शांति वार्ता की बात कह रहा है। जब तक नक्सली संगठन ताकतवर था तो देखिए ना कितनी घटनाएं हुई। जी। 76 जवानों की हत्या कर दी नक्सलियों ने। पूरे जी। दुनिया में कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 76 जवानों की एक साथ किसी एक हमले में हत्या कर दी गई हो। जी। झीरम घाट हमने देखा, हमने ऐसे सैकड़ों हमले देखे जिसमें 20, 25, 50 जवानों की हत्या कर दी गई। एर्रापुर हमले को आप देखिए, रानी बुद्दी हमले को आप देखिए, रात को सो रहे थे जवान, वहां आपने आग आके जवानों की हत्या कर दी। तो जब आप ताकतवर थे तब तो आपने कभी शांति वार्ता की बात नहीं की, जबकि तब सरकार बोलती थी कि आप बातचीत का रास्ता अपनाइए, लेकिन तब आपकी ओर से कोई पहल नहीं की गई। आज जब आप जी। कमजोर हो गए तो आपके द्वारा इस तरह की बात की जाती है। मुझे बहुत छोटी-छोटी घटनाएँ याद है संजय भैया, कि बाज़ार में जो फ़ोर्स के जवान आते थे, सब्ज़ी खरीदते रहते थे या कहीं बाज़ार में निकलते थे, उन्हें आके धारदार हथियारों से काट दिया जाता था, मार दिया जाता था, और इस तरीके से ये हरकत करते थे, और आज जब ये कमज़ोर हो गए हैं, तो लगातार शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनकी स्मॉल एक्शन टीम तो सबसे अधिक खतरनाक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी स्मॉल एक्शन टीम से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो छद्म नक्सली हैं। ये साधारण वेशभूषा में आते हैं, 2-3 की संख्या में आते हैं। साधारण ग्रामीणों का वेशभूषा इनकी होती है। हाथ में छोटे हथियार रखते हैं। ये कब कहाँ से निकलेंगे, किसकी हत्या कर देंगे, इस बारे में प्रिडिक्शन करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है जी। कि इनके शिकार सबसे अधिक हुए हैं। तो ये तो आपने एकदम ठीक कहा कि आपको ऐसी सैकड़ों घटनाएँ याद होगी, कि आप तो सुकमा के रहने वाले हैं। आपके तो जी। करीब हुई है, सुकमा शहर में घटनाएँ हुई है, हमने ये देखा है, कि सुकमा जी। शहर के अंदर आके नक्सलियों ने इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया है। आज भले ही हालात बदल गए, लेकिन जब आज से 10 साल पहले की बात की जाए, तो सुकमा शहर में शाम को 7 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। खास तौर पे जी। आप जहाँ रहते हैं, हिंगड़ में। जी। भैया, एक इस पत्र में बार-बार एक युद्ध का ज़िक्र करते हैं, कगार युद्ध। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए ये आप बता दीजिए कि ये कगार युद्ध क्या है, जिसका हर पत्र में बार-बार ज़िक्र होता है? देखिए, एक कगार को इन्होंने सिंबल के तौर पे उपयोग किया। लगातार हमने देखा कि बड़े ऑपरेशंस फोर्स ने लॉन्च किए।
जब पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे उस वक्त ऑपरेशन ग्रीन हंट एक चलाया गया। बड़ा जी ऑपरेशन था, उस वक्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन था नक्सलवाद के खिलाफ। उसका नकली लगातार जिक्र करते आए। आपको भी याद होगा कि जब कर्रे गुट्टा इनकाउंटर चल रहा था तो हमने पत्रकारों ने एक नाम दिया ऑपरेशन संकल्प। कुछ जी पुलिस के अधिकारियों ने हमें इस बारे में जानकारी दी कि उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन संकल्प रखा है, जी संकल्प नक्सलवाद के खात्मे का। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। इसके बाद जो कर्रे गुट्टा ऑपरेशन था उसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। जी तो ये एक ऑफिशियल नाम है, लेकिन ऑपरेशन कगार ये लगातार एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है नक्सलियों का। और ये इतना ताकतवर है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ या बस्तर नहीं, जब ये ऑपरेशन करगिट्टा चल रहा था उस वक्त मैं देख रहा था कि जर्मनी के बर्लिन में ऑपरेशन कगार को लेकर विरोध चल रहा था। मतलब इस ऑपरेशन को लेकर विरोध चल रहा था। उन्होंने दीवारों पे लिख दिया था लाल रंग से कि ऑपरेशन कगार को बंद किया जाए। दिल्ली में, जी हैदराबाद में ऑपरेशन कगार के विरोध में इस तरह के आंदोलन चल रहे थे। तो इन्होंने एक सिंबल बनाया ऑपरेशन कगार का। ये कोई ऑफिशियल ऑपरेशन नहीं है फोर्स द्वारा। कभी फोर्स ने इस बात को नहीं कहा कि ऐसा कोई ऑपरेशन चल रहा है, ना ही कभी सरकार ने कहा। जी भैया एक चीज और है कि अभी जब शांति वार्ता की हम बात कर रहे हैं कि लगातार नक्सलियों के पत्र आ रहे हैं शांति वार्ता को लेकर, अभी नक्सलियों ने केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाया है कि कैसे आप पाकिस्तान के एक बार बोलने से सीज फायर करते हैं, लेकिन जब हम बार बार पत्र लिख रहे हैं उसके बाद भी सीज फायर नहीं किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए नक्सलियों ने अपने अंतिम पैराग्राफ में इस बारे में जिक्र किया है इस पर्चे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार से पूछे कि पाकिस्तान की सेना के अधिकारी और आतंकवादी लोग साथ में रहने के सबूत हैं। इसके बाद भी आपने सीज फायर पे स्वीकार कर लिया और आप यहाँ सीज फायर नहीं कर रहे। अब देखिए अंतर क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था और युद्ध की स्थिति थी। युद्ध में सीज फायर होता है। विजय शर्मा जो गृह मंत्री है वो लगातार इस बात को कहते आए हैं, साथ ही हमारे पुलिस के आला अधिकारी कहते आए हैं कि नक्सलियों से कोई युद्ध नहीं चल रहा है। वो भटके हुए लोग हैं, वो मुख्यधारा से भटक गए हैं, उन्होंने भटक कर हथियार उठा लिया है, तो उनके पास सीज फायर जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप हथियार डालिए, आप वापिस आइए। और इस पे वो लोग मणिपुर का उदाहरण देते हैं कि देखिए वहां पर जब वहां पे जो उग्रवादी थे उन्होंने सरकार का साथ दिया, सरकार में आके शामिल हुए और आज वो लोग सरकार का हिस्सा हैं। यानी वहां के लोग सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तो वो उदाहरण देते हैं कि आप भी वापिस आइए, आप लोकतंत्र का हिस्सा बनिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपनी बात रखिए और चुनाव लड़िए। हिड़मा सुपा जी चुनाव लड़ ले ना, हिड़मा जो है बीजापुर चुनाव लड़ ले, जीत जाए और मंत्री बन जाए जी सरकार में। जी सरकार तो यही ठीक कह है रही है ना कि आप वापिस आइए, व्यवस्था तो लोकतांत्रिक रहेगी। इसमें कोई जी दूसरी स्थिति नहीं है कि आप ये कहें कि हम अभी हथियार डालते हैं फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे। नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये सरकार का कहना है। आप आम नागरिक के जैसे जिंदगी जिए, संविधान को माने और लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बन जाए, यही सरकार का कहना है फाइनली। बिल्कुल। जी भैया एक दूसरी चीज बात और थी कि एक अच्छा हाँ बताइए। दूसरी बात कि जब हम बात करते हैं युद्ध विराम की या सीज फायर की, तो उसपे एक बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि युद्ध विराम की अगर आप बात आज करेंगे तो जो जवान आपके बहुत ही मोटिवेटेड होकर लड़ रहे हैं, अगर सरकार एक बार भी इस बात को कहती है या पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, तो आपके वो मोटिवेटेड जवान जो है, क्योंकि डीआरजी के जवान जो है वो बस्तर के रहने वाले हैं, वो बस्तर के अंदरूनी इलाकों के रहने वाले हैं। उन्हें पता है कि जब ऐसे इलाकों में ऑपरेशन हो जाते हैं तो उनपे भी जी सवालिया निशान उठता है। ऐसे में उनका मनोबल ना गिरे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए भी जी सरकार को इस तरह की बातचीत से बचना चाहिए। या तो एक कोई निष्कर्ष निकले, लेकिन ये अधर की स्थिति ना बने कि युद्ध तो होगा या नहीं होगा। तो ये मेरा एक निजी निजी सलाह है मेरी सरकार को। जी भैया जब ये सब कुछ अब खत्म हो गया, यानी कि बसवराजू मारा गया और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, पोस्टमार्टम होने के बाद शरीर को उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है। इसमें लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है 2 दिन से कि शरीर को नहीं दिया जा रहा है और आज आप बताएं कि पुलिस ने शरीर को नहीं दिया। ये सारी क्या जो भी कहानी है, इसे भी थोड़ा स्पष्ट रूप से समझा दीजिए। विवाद नहीं, अब तो बवाल हो गया है, क्योंकि शरीर नहीं दिया वहां तक ठीक था। अब तो पुलिस ने शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। और मैं भी वही कह रहा हूँ कि जब हम लोग ये बातचीत कर रहे थे उसी वक्त बस्तर आईजी का मैसेज आता है, उसमें वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि पहले तो उन्होंने एक बिल्कुल समा बांधा है। उन्होंने ये लिखा है कि कितना बड़ा एनकाउंटर था, उसमें हमें क्या कुछ मिला,
जो AK-47 राइफल जो मिली है, देखिए हमने उस दिन बात की, याद है आपको, मैंने कहा था कि जी जितने भी हथियार नक्सलियों के पास से मिले हैं, वो सारे हथियार फोर्स से ही लूटे हुए हैं। देखिए जी आज फोर्स ने इसी बात का जिक्र किया, उन्होंने लिखा है कि अप्रैल 2010 में जो ताड़मेटला कांड हुआ था, यानी जी 76 जवानों की शहादत हुई थी, जिसका मास्टरमाइंड कौन था? बसव राजू। जो बसव राजू के मारे जाने के बाद जो AK-47 राइफल मिली है, वो उस समय जवानों से मिली थी। यानी कि 15 साल पहले 76 जवानों की हत्या के बाद आपने जो हथियार लूटे थे, वो जवान क्यों थे? बसव राजू की सुरक्षा के लिए रखे गए थे। तो उन जवानों को भी फोर्स ने बरामद किया है। इसके बाद आगे उन्होंने बाकी हथियारों का जिक्र किया है, जो हथियार मिले थे नक्सलियों के पास, इसमें AK-47 राइफल थी, SLR थी, इंसास थी। इसके बाद आगे उन्होंने ये लिखा है कि 27 में से 20 माओवादियों के 100 जो है उनके परिजनों को सौंप दिए गए। लेकिन जी माओवादी कैडर दिल्ली के 100 को लेने 26 मई को नारायणपुर पहुंचे उसके परिजन। 100 में संक्रामक रोग फैलने की आशंका को देखते हुए 100 का अंतिम संस्कार नारायणपुर मुख्यालय में ही करने का अनुरोध किया गया। बहुत ही जी ध्यान से सुनिए। हुंगी जो एक नक्सली थी जो इस मुठभेड़ में मारी गई, उसके परिजन पहुंचे। पुलिस ने लिखा है कि जब उसके परिजन पहुंचे तो वहां उन्होंने पाया कि 100 में संक्रामक रोग फैल सकते हैं, क्योंकि 21 तारीख की मुठभेड़ थी, 5 दिन हो चुके थे। और परिजनों ने कहा कि आप तो इसका अंतिम संस्कार यहीं कर दीजिए। इसके जी बाद फोर्स ने वही 7 नक्सली के 100 जो थे, जिसमें बसव राजू का 100 भी शामिल था। फोर्स जी ने कहा कि इसको लेकर कोई भी स्पष्ट कानूनी दावा नहीं आया, यानी कि बसव जी राजू और अन्य 7 नक्सलियों के शवों के को लेने को लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं था। यही वजह है कि हुंगी के साथ उन सभी का भी हमने अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। जी तो ये जो आज फोर्स ने किया है, इसके पीछे फोर्स का तर्क ये है कि 5 दिन हो गए थे, वो जो बॉडी है उसमें संक्रामक रोग फैलने की आशंका थी उससे। यही वजह है कि हमने इसका अंतिम संस्कार किया है और बसव राजू सहित 7 नक्सलियों के शव को किसी ने क्लेम नहीं किया, इसीलिए हमने इसका अंतिम संस्कार किया। जी लेकिन भैया उसमें बात आ रही थी कि जिस दिन से बसव राजू का शव प्राप्त हुआ था, उसी दिन से उनके परिवार वाले कोशिश कर रहे थे कि वो शव लेकर जाएं। तो इस पे आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? बेला भाटिया इन सभी परिजनों के साथ जो है लगातार वो नारायणपुर में डटी हुई थी, लगातार जो है इनके परिवारों के संपर्क में थी। और बेला भाटिया का एक बयान भी आया, हालांकि वो एम्बियंस से हैं, जिसमें वो नाराजगी जाहिर कर रही है। वो कह रही है कि वो शुरुआत से कह रही थी कि हम 100 जो है देने के मूड में नहीं है, 100 खराब हो गए हैं। और परिजनों ने कहा कि अगर 100 के नाम पे सिर्फ हड्डियां बची है तो आप हमें वो भी दे दें, हम उसका जी अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर लेंगे। तो ये बेला भाटिया ने कहा है इस बारे में। हालांकि अभी तक जी इनके परिजनों का कोई बयान सामने नहीं आया है, हो सकता है कि परिजन कुछ देर में बयान दे दें इस बारे में। जी ठीक है संजय भैया, जैसा भी उनका बयान आगे आएगा उस पर भी हम अपडेट देंगे। और आज ये पूरे पत्र को लेकर आपने बहुत अच्छे से सारी एक और चीजों को एक समझाया। और जी एक और जी बात हमें करनी चाहिए। देखिए अभी जब फोर्स ने पुलिस ने विज्ञप्ति जारी की बसव राजू के बारे में, तो उसने बसव राजू के बारे में एक जानकारी और दी है कि बसव राजू कितना खतरनाक नक्सली था। उसने लिखा है कि 258 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मामलों में इसकी संलिप्तता थी, या 258 मामलों में इसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता थी। यानी एक जी ऐसा नक्सली जिसके ऊपर 258 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इसके अलावा फोर्स ने ये भी कहा है कि अभी और भी जांच हो रही है, और भी जांच हो जी रही है कि किस तरह से इसने अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। दूसरी बात देखिए, फोर्स ने इनके सबों को क्यों नहीं दिया, इसके बारे में इन्होंने एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है। अंतिम लाइन जब पढ़ेंगे आप इनके विज्ञप्ति की, उसमें इन्होंने लिखा है कि आज जो विकल्प ने पर्चा जारी किया, उसमें विकल्प ने लिखा है कि बसव राजू की मौत को याद करते हुए देश भर में रैलियां निकालें, सभाएं आयोजित करें। जी और इसी कोर्ट ने हाईलाइट करते हुए कहा है कि इतने बड़े नक्सली जो इतना क्रूर था, जिसने इतने जवानों की हत्या की, उसकी मौत को महिमा मंडित करने के लिए पूर्व नक्सलियों द्वारा एक इस तरह की कोशिश की जाएगी कि बड़ी रैलियां निकालें जिसमें बड़े लोग शामिल हों और इसे शहीद का दर्जा देने की कोशिश की जाए, पूरे देश में माहौल जी बनाया जाए। यही वजह है जी फोर्स द्वारा इसका जिक्र किया गया, ऐसा लिखा नहीं गया है
कि इसी वजह से उसका अंतिम संस्कार फोर्स नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा हो सकता था कि जब इसके शव को श्रीकाकुलम लेके जाते, तो वहां पर हो सकता है कि इसकी अंतिम यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते, 20-50 हजार लोग पहुंच जाते। आपको याद होगा वो कश्मीर का आतंकवादी था, जी, जिसकी बुरहान वानी। मौत बहुत, हाँ, बुरहान वानी, बहुत बुरहान। बहुत सही कहा, बुरहान वानी। बुरहान वानी की मौत पे आपने लिखा था कि पूरे कश्मीर में जो है जनसैलाब उमड़ गया था। जी, हो सकता है, क्योंकि मेरे एक पुलिस के अधिकारी से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने ये बात स्वीकार की कि अगर इसके शव को आप ले जाते हैं, तो यकीन मानिए इससे नक्सली शहादत का रूप देने की कोशिश करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कि देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मारा गया है, और यही वजह है कि पूरे देश में हो सकता है इनके समर्थन में कुछ और लोग आ जाएं, बड़ी जी, रैलियां निकले। तो इस तरह के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन फोर्स का तर्क बहुत सीधा है कि बॉडी खराब हो गई थी, इससे संक्रामक रोग फैलने का डर था, इसलिए हमने इसका अंतिम संस्कार नारायणपुर में ही कर दिया। जी। ठीक है संजय भैया, आज आपने पूरे पत्र के बारे में और वो 100 उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दिया गया, इस पूरे मुद्दे पर बहुत अच्छे से समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय भैया ने आज नक्सलियों के द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसके बारे में पूरा अच्छे से समझाया, और जो बातचीत हमने पहले की थी नारायणपुर से, उसमें लगभग 90% सारी बातें सच थी, जैसा उन्होंने पहले ही हमें इनपुट दिया था। बस एक बात ये रह गई थी कि 27 नहीं 28 नक्सली मारे गए थे, जिनमें से एक का 100 नक्सल अपने साथ ले गए थे। ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस पूरे मामले से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।